नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के 8वें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 15 अंक के अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पैराग्राफ में है उसके उत्तर छुपे रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे पेडागोजी वाले सेक्शन पर, क्योंकि अगर आपने इस पर कंट्रोल पा लिया, कमांड पा लिया तो आपका 25 प्लस ऐसे ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषायाः अध्ययनः किम कथ्यते, यानी कि भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे भाषा विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा विज्ञान ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्रस्य लक्ष्यः, यानी तीन भाषा, तीन लैंग्वेज का सूत्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई है उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले हमारे यहाँ 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसमें पहला लैंग्वेज बच्चे का मदर टंग, जिसे आप फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, और दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होता था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसमें एक और लैंग्वेज की बात की गई, यानी 3 लैंग्वेज, यानी 2 लैंग्वेज तो पहले के रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज की भी बात की गई है। बच्चे जब सीनियर सेकेंडरी में होंगे तो उस समय एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये फॉरेन लैंग्वेज बच्चा सीनियर सेकेंडरी में, उसको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक विकल्प बच्चा चुन सकता है। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा एक ऑप्शनल लैंग्वेज है जिसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं। भारत में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त किया गया है। तो कोई भी एक भाषा इनमें से जो भी बच्चे की रुचि होगी वह उसको पढ़ सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये तीनों जो लैंग्वेज है ये मैंडेटरी है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि 3 भाषा सूत्र का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य यही है कि हम बच्चे को अपनी मदर टंग से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अन्य भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रांतस्य त्रिभाषाम अनिवार्यम शिक्षणम। प्रांतस्य यानी कि प्रांत की बात की जा रही है, यानी कि राज्य की बात की जा रही है। उस पर्टिकुलर राज्य में जहां पर बच्चा है उसके 3 लैंग्वेज को अनिवार्य रूप से पढ़ने की बात की जा रही है। तो त्रिभाषा सूत्र जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है वो राज्य के 3 भाषा की बात नहीं करता है। पहला बच्चे की मदर टंग होगा, दूसरा इंग्लिश होगा और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज की बात करता है। तो जो विदेशी भाषा है वह उस राज्य की भाषा थोड़ी है। तो ये विकल्प गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हिंदी आंग्ल भाषायाम साकम विद्यार्थिनां भाषाणाम संवर्धनम। कहा यह जा रहा है कि बच्चे के खुद की भाषा से शुरू करके अंग्रेजी और हिंदी को प्रमोट करने के सेंस में कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में बच्चे के मदर टंग, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई थी। अब देखिए, मान लीजिए कि उड़ीसा में कोई बालक पैदा हुआ तो वहाँ की उसकी मदर टंग उड़िया हो सकती है। उड़िया और इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ेगा तो वहाँ पर हिंदी की तो बात आएगी नहीं। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश भर के लिए है। तो देश भर के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प दिया गया, विद्यालय सर्वभाषायाम संवर्धनम, यानी कि जो स्कूल की सभी भाषाओं को सीखने के संदर्भ में कहा जा रहा है, उसको प्रमोट करने के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो त्रिभाषा सूत्र में विद्यालय की सभी भाषाओं की चर्चा नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, बहुभाषावाद आधारितः मातृभाषायाः संवर्धनम। अब देखिए, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, इस एनसीएफ 2005 इसके बारे में ये परिभाषा देता है कि बच्चे अपनी मदर टंग से शुरुआत करके धीरे धीरे विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी का कोई एक बालक है जो कि केवल भोजपुरी बोल रहा है, तो उसको विद्यालय में एडमिशन लेने से मना थोड़ी कर देंगे या फिर उसको बोलने से रोक थोड़ी देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ ये कहता है कि उसको भोजपुरी में बोलने दीजिए। धीरे धीरे वह विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से वह विद्यालय की औपचारिक भाषा जो कि हिंदी है उसको सीखेगा और उसके बाद अंग्रेजी सिखाया जाएगा औपचारिक तरीके से। और उसके बाद से जब वो सीनियर सेकेंडरी में जाएगा तब वो क्या करेगा, वो एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा और साथ ही साथ कोई एक शास्त्रीय भाषा जो कि अगर वो रुचि लेता है तो सीख सकता है। तो इस प्रकार से अपनी मातृभाषा से शुरू करके और अन्य भाषाओं को सीखना, इसे ही बोलते हैं मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो यही त्रिभाषा सूत्र इसके बारे में इसका लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर
एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, षष्ठ कक्षायाः एका शिक्षिका स्वाति कानिचित् वस्तूनि आनयति एवं कक्षायां शब्दावली शिक्षणाय तय वस्तुभिः सह संबद्धान् विचारान् भावनाः च कक्षा परिचर्चा माध्यमेन व्याख्यति कक्षायां तया प्रयुक्त वस्तुनि किम कथ्यते। यानी कहा यह जा रहा है कि स्वाति जो कि कक्षा 6 की एक शिक्षिका हैं, वह कुछ वस्तुओं को कक्षा में लेकर के आती हैं, कुछ शब्दावलियों को, नए शब्दावलियों को चर्चा करने के लिए और उसके माध्यम से उनसे संबंध स्थापित करते हुए नए शब्दावली को सिखाने के संदर्भ में जो फिजिकल वस्तु बच्चे के द्वारा, टीचर के द्वारा लाया जा रहा है कक्षा में, और इस फिजिकल वस्तु से नए शब्दों को जोड़ करके, संबद्ध करके, उस पर चर्चा करके, उस पर विमर्श करके, इसके माध्यम से व्याख्या करते हुए बच्चे को नई शब्दावली सिखाई जा रही है। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि जो वस्तु प्रयुक्त किया जा रहा है इसको क्या बोलेंगे। तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स है, रियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए बच्चे को एप्पल बताना है कि एप्पल एक शब्द है, किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। तो इस बच्चे को एप्पल रियल वस्तु दिखा करके कि ये एप्पल इस प्रकार से होता है, ये बच्चे को एप्पल के माध्यम से ये रियल वस्तु दिखा करके बच्चे को नए शब्दावली एप्पल के बारे में बताया जा रहा है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो टीचर के द्वारा ये वस्तु लाई गई है इसको क्या बोलेंगे। तो इसे दृश्य वस्तु बोलेंगे, रियालिया बोलेंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एकः अध्यापकः समाचार पत्रात् पत्रिकायाः वा एकम पाठम चेतुम इच्छति। यानी कि एक शिक्षिका जो है वह न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से एक लेख को सेलेक्ट करती हैं। आगे देखिए, एतत् चयनम तेन विषय वस्तुनि संज्ञानान स्तरम च अधिकृत्य छात्राणाम आयु विचार्यम कृतम। कहा यह जा रहा है कि वह जो ये टेक्स्ट यानी कि जो लेख को चुनती हैं वह बच्चे के एज, देखिए यहाँ पर आयु की बात की गई है, बच्चे के एज और साथ ही साथ उसके कॉग्निटिव लेवल यानी संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए ये लेख चुना गया है। आगे पढ़िए, पाठ चयने का मापदंडः निर्धारितः। यानी कि जो शिक्षिका हैं वह किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखती हैं इस लेख को चुनते समय। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे की आयु की बात की गई है और साथ ही साथ उसके संज्ञानात्मक स्तर की बात की गई है। संज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो जो आपने सीडीपी पढ़ा है बीएड बीटीसी के दौरान बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल वैलिडिटी है कि बच्चे का मेंटल लेवल इस एज में कितना हो सकता है और उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए कंटेंट का चयन करेंगे। तो ये तो मनोवैज्ञानिक वैधता बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आयु का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को प्राइमरी लेवल में भी पढ़ाया जा सकता है और उसी टॉपिक पर कोई बंदा रिसर्च भी कर सकता है, पीएचडी भी कर सकता है। तो जो पीएचडी का कंटेंट होगा और जो प्राइमरी लेवल का कंटेंट होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कंटेंट कहने का मतलब कि जो विषय वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा गणित प्राइमरी में कक्षा 1 में भी पढ़ता है, लेकिन उस समय गणित में उसको क्या सिखाया जाता है, 1 2 3 गिनती सिखाया जाता है। लेकिन बच्चा जब बीटेक में अगर गणित पढ़ रहा है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर मान लीजिए कि बीएससी कर रहा है और उस समय गणित पढ़ रहा है, तो क्या उसको ये सिखाया जाएगा? नहीं, उसको उस समय भी गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आयु के हिसाब से उसका लेवल बढ़ा होता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो विषय वस्तु होता है वो आयु के हिसाब से होता है, यानी कि विषय वस्तु की वैधता भी यहाँ पर निर्धारित की गई है और मनोवैज्ञानिक वैधता भी निर्धारित की गई है और उसके आधार पर लेख का चयन किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधानस्य अष्टम अनुसूची मध्ये कति भाषा स्वीकृता, यानी कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। कौन कौन से हैं ये भाषा? पहला है आपका असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां कोंकणी, आठवां मलयालम, नौवां मणिपुरी, 10वां मराठी, 11वां नेपाली, 12वां उड़िया, 13वां पंजाबी, 14वां संस्कृत, 15वां सिंधी, 16वां तमिल, 17वां तेलुगु, 18वां उर्दू, 19वां बोडो, 20वां संथाली, 21वां मैथिली और 22वां डोंगरी। तो टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवबोधनेन अभ्यास माध्यमेन च भाषा शिक्षणम अस्ति, यानी कि अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, संज्ञान की बात की जा रही है, यानी संज्ञान के माध्यम से समझ करके और किसी का अभ्यास
करने के माध्यम से भाषा का शिक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट बच्चा समझा होगा और उसके बाद से अभ्यास करेगा, जैसे मान लीजिए कक्षा में बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा, टीचर के माध्यम से जब उसको पढ़ाया गया और कक्षा से घर पर आकर के वह उसका अभ्यास कर रहा है, तो ये भाषा को कैसे सीख रहा है, एक प्रोसेस के माध्यम से सीख रहा है, प्रोसेस दर प्रोसेस, यानी चरण दर चरण सीख रहा है, इसीलिए इसको प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रियात्मक ज्ञानम इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्यक्रम व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य किम मन्यते, यानी कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर्सपेक्टिव क्या मानता है। ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या, पूरा पाठ्यक्रम आप समझ सकते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज क्या मानता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि गणित में बच्चे को बता रहा हूँ, तो गणित जो है वो कंटेंट का सब्जेक्ट है। विज्ञान में बच्चे को बता रहा हूँ तो विज्ञान कंटेंट माना जाएगा, लेकिन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये लैंग्वेज का पेपर है। तो अब जैसे गणित और विज्ञान में बच्चे को बताऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखूंगा, लेकिन गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए बच्चे को भाषा आना जरूरी है। भाषा जानेगा तभी तो बच्चा गणित और विज्ञान के नियमों को पढ़ पाएगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो वो किताब पढ़ करके या फिर कोई टीचर बोल रहा है तो उसकी बातों को सुन करके समझ पाएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है। लेकिन जब भाषा की बात होती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तो इसके दौरान आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। ग्रामर यानी कि व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यालय भाषायाः भाषेतर विषया अधिका महत्वपूर्णा, यानी कि कहा यह जा रहा है कि कंटेंट सब्जेक्ट जो होते हैं, देखिए विषय, कंटेंट का मतलब विषय की बात की जा रही है, विषय वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। किससे? भाषा के सब्जेक्ट से। जैसे कि बताया जा रहा है कि विज्ञान और जो गणित है, सामाजिक अध्ययन जो है, ये सब जो कंटेंट वाले सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा वाले सब्जेक्ट से। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर भाषा महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी बच्चे भाषा को इग्नोर कर देते, जब बच्चे भाषा नहीं जानते हैं तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित को भी वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो टीचर उसको कन्वे करेगा इन्फॉर्मेशन को, या फिर भाषा के माध्यम से ही तो किताब पढ़ करके बच्चे भाषा के माध्यम से उस विज्ञान के या फिर गणित के कंटेंट को समझेंगे। यानी भाषा भी इंपॉर्टेंट है और कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, किसी को आप महत्वपूर्ण और किसी को कम नहीं कह सकते। चौथे विकल्प में कंटेंट को महत्वपूर्ण बताया गया भाषा से, इसलिए ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषेतर विषय शिक्षकः स्वकक्षायां भाषा विचारम न अपेक्षते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो कंटेंट सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे कि गणित के टीचर हो गए, विज्ञान के टीचर हो गए, सामाजिक अध्ययन के टीचर हो गए, कहा यह जा रहा है कि उनके द्वारा भाषा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। अगर उन टीचर के द्वारा जो गणित पढ़ा रहे हैं, जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, अगर भाषा को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाएगा तो किस लैंग्वेज में वो पढ़ाएंगे? भाषा पर ध्यान देंगे, कंसीडर करेंगे, भाषा के व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ाएंगे, तभी तो होगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट पढ़ाएं, लेकिन एटलीस्ट ग्रामर को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से कन्वे करेंगे, तभी तो अगला बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहा रहा था कि जो कंटेंट वाले टीचर हैं वो भाषा को इग्नोर कर सकते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कोई भी कंटेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। अब पहला विकल्प देखिए, सर्व शिक्षणम भाषा शिक्षणम, यानी कि कहा जा रहा है कि सब कुछ सीखना भाषा का सीखना है, तो ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, मैथमेटिक्स में हो सकता है जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, वहां पर वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहां पर भाषा नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा कि भाषा की कक्षा में आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस को बच्चों को बताएं, क्योंकि भाषा की कक्षा में आपको ग्रामर पर ही तो ध्यान देना है कि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत आप बच्चे को भाषा बताएंगे। वो विज्ञान में चलेगा, वो सामाजिक अध्ययन में चलेगा, वो गणित में चलेगा अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक लैंग्वेज वाले पेपर में नहीं चलेगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषेतर विषय शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, यानी कि कहा जा रहा है कि जो भाषा होता है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है विषय शिक्षण में, यानी कि कंटेंट वाले, जैसे गणित में हो गया, विज्ञान में हो गया, सामाजिक अध्ययन में हो गया, इनके अध्ययन में, इनके शिक्षण में भाषा
का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, इसको भी तो आप भाषा के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि लैंग्वेज हटा करके बच्चे को बताया जा सकता है, नहीं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे को कन्वे करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो भाषा का ही तो प्रयोग करके देंगे। तो वही बोला जा रहा है कि कंटेंट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, गणित, विज्ञान और ये सभी चीजें, उनके अध्ययन में भाषा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सतत व्यापक मूल्यांकन विषय अधस्तनेषु किम असत्यम। कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। असत्य यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, तो निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि बच्चे जो कुछ भी कक्षा में सीख रहे हैं, सीखने के दौरान ही अगर बच्चे की समस्या का पता लगा करके उस समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। अब ऐसा नहीं है कि साल भर बच्चे को बता दिया गया और उसका कोई भी आकलन नहीं किया गया, कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है। तो इससे होगा क्या कि बच्चे के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उस पर डिपेंडेंट अगले कॉन्सेप्ट में भी बच्चे को डाउट रहेगा और इसका परफॉर्मेंस जो साल के अंत में परीक्षा होगी उसमें अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मैं कक्षा में एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई के दौरान ही अगर मैं बच्चे से कुछ प्रश्न पूछ लूँ या फिर किसी भी माध्यम से, अगर उसका अवलोकन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, सतत मूल्यांकन का मतलब ये कतई भी नहीं है कि पेपर पेंसिल परीक्षा हो, नहीं। किसी भी माध्यम से अगर मैं बच्चे का असेसमेंट कर रहा हूं, उसकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए, उसकी परेशानियों का पता लगाने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका परफॉर्मेंस जो है वो फाइनल एग्जाम में जाकर के बेहतर हो सकता है। तो इसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया, छात्रः शिक्षकात् प्रतिपुष्टिम गृह्णन्ति। यानी कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं, देखिए जो छात्र हैं वो शिक्षक के माध्यम से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जब टीचर व्यापक मूल्यांकन कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो बच्चे को खुद को भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ टीचर मेरे से ये पूछे और मैं इसका इतना जवाब दे पाया हूँ, इतना जवाब नहीं दे पाया हूँ, यानी कि कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। यानी बच्चा भी तो अपना असेसमेंट कर सकता है फीडबैक के तौर पर, उसको टीचर के माध्यम से जो प्रश्न पूछे ना उसको भी तो फीडबैक मिलेगा। तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न में हमसे निगेटिव पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्र से सावधिक मूल्यांकनम। सावधिक का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरी अवधि के दौरान जो मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, पूरी अवधि के दौरान बच्चे का मूल्यांकन होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड है कि इसी में बच्चे का मूल्यांकन करना, नहीं। जो भी बच्चा एक तरीके से अधिगम कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्रः मूल्यांकन प्रविधि भी अवगतः अस्ति। यानी कि छात्र जो हैं वो मूल्यांकन पद्धति यानी असेसमेंट मैकेनिज्म के बारे में अवेयर होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बच्चे को अगर टीचर अवलोकन कर रहा है तो बच्चे देख करके समझ जाते हैं कि हाँ मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है टीचर के माध्यम से। अगर बच्चे का पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा हो रहा है तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ मेरा इस माध्यम से आकलन हो रहा है। अगर बच्चे का वाइवा हो रहा है तो बच्चा जानता है कि हाँ मेरी परीक्षा हो रही है। यानी ये सभी आकलन के माध्यम और इसके माध्यम से बच्चा भी अवेयर होता है कि हाँ मेरा असेसमेंट हो रहा है। तो वही बात तो यहाँ कहा जा रहा है कि छात्र यानी छात्र का मूल्यांकन प्रविधि भी, यानी किस विधि से, किस मैकेनिज्म से उसका असेसमेंट हो रहा है यह छात्र जानता है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारा एक ही विकल्प बचा, देखिए छात्र से सतत मूल्यांकनम। सतत मूल्यांकन का मतलब कि कॉन्टिन्यूअसली उसका मूल्यांकन ही किया जा रहा है। जैसे कहने का मतलब कि देखिए सतत मूल्यांकन ये जरूर कहता है कि कक्षा में अध्ययन के दौरान ही उसका मूल्यांकन हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ पढ़ाए नहीं सिर्फ उसका मूल्यांकन ही किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सतत मूल्यांकन ये कहता है कि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जा रहा है और वो कॉन्सेप्ट 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो 2 दिन बाद बच्चे का मूल्यांकन होगा तो वो भी सतत मूल्यांकन में आएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ही तो मैं बच्चे का आकलन करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहां पर दिक्कत है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पहले दिन भी टेस्ट लूं, दूसरे दिन भी टेस्ट लूं, लगातार टेस्ट ही लूं और कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ाऊं। तो सतत मूल्यांकन वाला ये वाला विकल्प निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कि यहां पर सतत दिया गया है और यहां पर सतत दिया गया है तो ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन नहीं। ये यहां पर जो सतत है इसका अंग्रेजी मीनिंग आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली की बात की जाती है, यानी लगातार बच्चे की सिर्फ परीक्षा ही परीक्षा हो रही है, केवल आकलन ही आकलन हो रहा है। आकलन महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण है। यानी पढ़ाई बच्चे को किया जाएगा, शिक्षण बच्चे का किया जाएगा और शिक्षण में आ रही समस्याओं को जानने के लिए मूल्यांकन करना है, ना कि सिर्फ केवल मूल्यांकन करना है। यहां पर देखिए
तीसरे विकल्प में केवल मूल्यांकन की बात की जा रही है, उसका अधिगम की बात ही नहीं की जा रही है, इसलिए ये निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किरणः पर्वताणां विषये रुचिकरं तथ्यं ज्ञातुं समाचार पत्रं पठति एवं विधम पठनम किम कथ्यते। यानी कि किरण जो है, देखिए किरण जो है वो एक न्यूज़पेपर को पढ़ती हैं। देखिए समाचार पत्र को पढ़ रही है, किरण समाचार पत्र को पढ़ रही है, किस लिए पढ़ रही है? एक रुचिकर तथ्य को जानने के लिए, यानी कि कुछ सर्च कर रही हैं, कुछ उस न्यूज़पेपर में कुछ किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में वो सर्च कर रही हैं, रुचिकर, जो कि उनको पसंद है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या और ये क्या चीज़ के बारे में सर्च करिए? पर्वताराम, यानी कि माउंटेन के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर किसी समाचार पत्र में वह माउंटेन के बारे में किसी तथ्य के बारे में खोज रही हैं, सर्च कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पठन की यह विधि क्या कहलाएगी। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में ये पूरा पेज है मान लीजिए, तो इस पूरे पेज में से यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया है माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में, वहीं पर्वत का आर्टिकल ये जो किरण हैं वो ढूंढ रही हैं, सर्च कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो किसी भी लेख में से पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को ढूंढना या फिर सर्च करना, उसे स्कैनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते हैं। क्रम विक्षणम, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला दिया गया टेकिंग नोट्स। टेकिंग नोट्स का मतलब क्या होता है कि टिप्पण कर्म, यानी कि पर्टिकुलर अगर न्यूज़पेपर में से देख करके अगर वो कुछ लिख रही होती तो इसे बोलते हैं टेकिंग नोट्स, यानी कि इस लेख में से कुछ नोट डाउन करना टेकिंग नोट्स कहलाता है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा देखिए द्रुत पठनम, यानी स्कीमिंग कहा गया है। स्कीमिंग क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मेन हेडिंग पढ़ते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में इसके मुख्य पॉइंट्स लिखे रहते हैं, तो इसको पढ़ते हैं ताकि हमें पूरा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े और ऊपर ऊपर हम पूरा थीम समझ जाएं। यानी कि जब हमारा लक्ष्य थीम को समझना हो और ऊपर ऊपर पढ़ करके पूरे थीम को समझने की बात की जाती है, तो वो स्कीमिंग होता है। क्या होता है? स्कीमिंग। तो यानी द्रुत पठन, यानी कि जल्दी से पढ़ करके निकलना, ऊपर ऊपर पढ़ना, ऊपरी सतह पर पढ़ना, ताकि हम उसका अर्थ समझ पाएं, ये स्कीमिंग होता है। तो इस प्रकार का भी हमसे नहीं कहा गया है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सर्च किया जा रहा है, तो ये स्कैनिंग होगा। तीसरा विकल्प दिया गया सस्वर पठनम, यानी कि रीडिंग अलाउड, यानी तेज तेज पढ़ने की बात की जा रही है, जोर जोर से पढ़ने की बात की जा रही है। सस्वर यानी कि बोल करके पढ़ने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली नगराद आगत्य एकः बालकः हैदराबाद नगरे निवसति, यानी दिल्ली नगर से आकर के एक बालक हैदराबाद नगर में आकर के वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ पर निवास करने लगा। आगे देखिए स्व सपाठिभी, स्व मतलब कि अपने, सह मतलब कि साथ में, और पाठिभी यानी पढ़ने वाले, यानी पीयर स्टूडेंट की बात की जा रही है, जो उसके सहपाठी है, जो हम उम्र उसी कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उसकी बात की जा रही है। प्रतिवेशिकः सह संवाद माध्यमेन सह तेलुगु भाषाम शिक्षते, यानी कि अपने पीयर के साथ और साथ ही साथ अपने नेबरहुड यानी अपने पड़ोसियों के साथ इंटरेक्शन यानी कि संवाद के माध्यम से वह तेलुगु भाषा के बारे में सीख जाता है। तो एतत् किम कथ्यते, यानी कि यह क्या कहलाएगा? देखिए दिल्ली से वो हैदराबाद में शिफ्ट हुआ और अपने पड़ोसियों के माध्यम से, अपने क्लास में बच्चों के माध्यम से, वह उनके कम्युनिकेशन के माध्यम से तेलुगु भाषा को बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पर अनौपचारिक तरीके से बच्चा अनुकरण करते हुए तेलुगु भाषा को सीख रहा है। औपचारिक तरीके से अगर व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वो विद्यालय में सीखता तो ये लैंग्वेज लर्निंग होता, लेकिन ये अनौपचारिक तरीके से अपने पड़ोसियों के माध्यम से या फिर क्लास में बच्चों के माध्यम से उनसे बातचीत करने के दौरान अनौपचारिक तरीके से वो सीख रहा है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, यानी कि भाषा का अधिग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज एक्विजिशन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, काव्य शिक्षण क्रमे अधोलिखितेषु किम सत्यम, यानी कि काव्य शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काव्य शिक्षण यानी कि पोएट्री की बात की जा रही है। पोएट्री यानी कविता। बच्चे को कविता क्यों पढ़ाई जाती है? बच्चे कविता को पढ़ करके आनंदित होते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाया जाता है। बच्चे रस का रसास्वादन करते हैं कविता के माध्यम से। जैसे कि बच्चे जब कविता को पढ़ते हैं कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो यहाँ पर जो कविता बच्चा पढ़ता है तो अंत में उसको तुकांत वाले शब्द मिलते हैं। जैसे हाथी आया, झूम झूम कर हाथी आया, कान हिलाता हाथी आया, चलता फिरता हाथी आया,
सब बच्चों के मन को भाया। तो यहां पर आप देखेंगे तो सारी पंक्तियों के अंतिम जो वर्ड्स हैं वो तुकांत वाले हैं, एक ही टाइप से साउंड कर रहे हैं, तो इसको पढ़ करके बच्चे को मजा आता है। तो इसीलिए बच्चे को कविता पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे कविता को पढ़ करके एक तरीके से इंजॉयमेंट ले पाए। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया है काव्यम भाषा अधिग्रहणार्थम भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि काव्य के माध्यम से बच्चे भाषा को एक्वसिजन करते हैं, यानी भाषा का अधिग्रहण करते हैं। तो देखिए, भाषा का अधिग्रहण जो होता है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के माध्यम से होता है, एक दूसरे से बातचीत करने के माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म जब परिवार में हुआ था, तो उस दौरान आपने माता पिता के द्वारा बोली जा रही भाषा का अनुकरण करते करते उस भाषा को बोलना सीखा, तो वो लैंग्वेज लर्निंग एक्वसिजन था, माफ कीजिएगा, लैंग्वेज एक्वसिजन, यानी कि भाषा का अधिग्रहण था। लेकिन क्या आपके माता पिता काव्य में आपसे बातचीत कर रहे थे? क्या वो गा गा करके आपसे बातचीत कर रहे थे? नहीं, क्योंकि काव्य जो होता है वो एक तरीके से जबरदस्ती शब्दों को पिरोया जाता है, ताकि बच्चे आनंदित हो पाए। शब्दों को जानबूझ करके तुकांत वाले शब्दों को जोड़ा जाता है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में हम लोग इस प्रकार के काव्य का प्रयोग नहीं करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में। तो ये भाषा के अधिग्रहण में इंपॉर्टेंट नहीं है काव्य। दूसरा देखिए, काव्यम व्याकरण शिक्षणार्थम भवति, कहा जा रहा है कि काव्य के माध्यम से ग्रामर लर्निंग के बारे में कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ग्रामर जो होता है बच्चे को गद्य के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ना कि पद्य के माध्यम से। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे बच्चे को कहानी जो कि गद्य है उसके माध्यम से बताया जा सकता है ग्रामर के बारे में, कि एक समय में एक राजा हुआ करता था, वह शिकार पर जाया करता था, तो इसके माध्यम से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये सभी चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन काव्य में क्या है कि चूंकि शब्दों को जबरदस्ती पिरोया गया है तुकांत बनाने के लिए, तो वहां पर ग्रामर का स्ट्रक्चर फुलफिल नहीं होता है। तो ग्रामर जो है वो गद्य के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ना कि पद्य के माध्यम से। यानी पोएट्री के माध्यम से बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता, तो ये भी निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, काव्यम ज्ञान अधिग्रहणार्थम भवति, यानी कहा यह जा रहा है कि पोएट्री के माध्यम से नॉलेज एक्विजिशन, यानी ज्ञान के अधिग्रहण के लिए काव्य पढ़ाया जाता है। तो ज्ञान के लिए काव्य नहीं है, बल्कि बच्चों के मनोरंजन के लिए काव्य है। देखिए, काव्य रसास्वादनाय भवति, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ भाषाणाम अध्ययन अध्यायनम कथम विधम अनुशंसति। देखिए, श्रेष्ठ भाषा की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में, शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या अनुशंसा करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पहला लैंग्वेज बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज यानी उसका मदर टंग होगा, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी सबको पढ़ाया जाना है, और तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगा। ठीक है, ये तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगा। ये 3 लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा एक और लैंग्वेज की अनुशंसा की गई है जिसे श्रेष्ठ भाषा कहते हैं संस्कृत में, और इसे अंग्रेजी में क्लासिकल लैंग्वेज और हिंदी में शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। तो ये शास्त्रीय भाषा जो होगा ये ऑप्शनल है, एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पर बच्चे को दिया गया कि बच्चे की अगर रुचि है तो पढ़ सकता है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये 3 लैंग्वेज मैंडेटरी है। तो हमसे यही पूछा गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज कैसा है, किस प्रकार से अनुशंसा किया गया, तो एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पर अनुशंसा किया गया है। हमारे देश का जो संस्कृति मंत्रालय है वह शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त कराता है, और इसके लिए कुछ नियम कानून है। अभी तक हमारे देश में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो उन 6 शास्त्रीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ सकता है। ये ऑप्शनल रहेगा, ना कि मैंडेटरी रहेगा। तो यही हमसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त विकल्प के तौर पर एडिशनल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखनम यानी कि राइटिंग क्या है। ध्यान से समझिएगा, लिखने से पहले कुछ चरणों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि किस टॉपिक के बारे में लिखना है, तो टॉपिक के बारे में सबसे पहले बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से बच्चे टॉपिक को डिसाइड करते हैं। अब टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद से बच्चे ये तय करते हैं कि हमें लिखना कितना है, यानी बाउंड्री सेट करना है। जैसे कि एक टॉपिक पर पूरी एक किताब भी लिखी जा सकती है, और उसको 500 शब्दों में भी लिखा जा सकता है, और उसको एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। यानी मोटा मोटी बाउंड्री सेट करना कि हमें कितना लिखना है, ये आउटलाइनिंग कहलाता है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे।
फिर क्या हेडिंग हम लोग लिखेंगे, हेडिंग के अंदर क्या सब हेडिंग होगा, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय होता है। उसके बाद से चेकिंग होती है कि क्या जो भी ड्राफ्ट, जो भी आउटलाइन हमने तैयार किया है क्या वो सही है। अगर करेक्शन करने की आवश्यकता होगी तो पुनः उसमें करेक्शन भी किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा और उसके बाद से फिर से फाइनल ड्राफ्टिंग होगा और अंत में लेख को फाइनलाइज किया जाता है। तो ये चूंकि चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसको प्रक्रिया आधारित गतिविधि कहते हैं लेखन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एकः अध्यापकः प्रथम कक्षायाः स्वछात्रान् पंचसंख्याक समूहेषु विभज्य छात्रः चयनितानि प्रकरणानि वितरति, तान् प्रकरण संबंधी तथ्य संग्रहणार्थ व्याख्यां कर्तुं च निर्देशति, प्रतिवेदनं लेखनाय च निर्देशति, यत् तय कक्षायां प्रदर्शनीयः गतिविधि ज्ञायते। कहा यह जा रहा है कि एक अध्यापक पहली कक्षा के छात्रों को 5 के समूहों में विभाजित कर देता है और उनको एक थीम, एक प्रकरण, एक कॉन्सेप्ट वितरित कर देता है। प्रत्येक ग्रुप को अलग अलग कॉन्सेप्ट वितरित कर देता है और उस कॉन्सेप्ट, उस प्रकरण पर संबंधित तथ्य को संग्रहित करने के लिए यानी कलेक्ट करने के लिए उनको निर्देशित करता है। और कलेक्ट करने के बाद से उसकी व्याख्या करने के लिए, साथ ही साथ उस पर एक लेख लिखने के लिए, देखिए एक लेख लिखने के लिए यानी कि एक उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित करता है। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि यह पूरी गतिविधि क्या है। तो देखिए, बच्चों को ग्रुप में बांट करके ग्रुप में पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए उस इंफॉर्मेशन के बेस पर एक रिपोर्ट तैयार करना, ये सब कुछ प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क को ही हिंदी में परियोजना कहते हैं और संस्कृत में इसे परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निपुण भारतः अस्ति यानी निपुण भारत क्या है। तो ये शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा 3 के सभी बालक जो हैं वह जो बेसिक लिटरेसी होती है यानी जिसमें पढ़ना और लिखना आता है, कि कम से कम बच्चा इतना योग्य हो जाए कि वह किसी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ समझ ले और साथ ही साथ अपने आप को लिख करके अभिव्यक्त कर ले, यानी पढ़ना लिखना बच्चे को आ जाए। साथ ही साथ बेसिक न्यूमरेसी जो होती है जिसमें अंकों का ज्ञान और अंकों पर संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इतना बच्चे को आ जाए, इसे ही बोलते हैं निपुण भारत प्रोग्राम। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के छात्रों को ये सब कुछ अचीव कर लेना है 2025 तक। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, विज्ञान तकनीकी शिक्षा संवर्धनाय राष्ट्रीय उपक्रमणः, यानी कहा यह जा रहा है कि साइंस और टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में ये एक नेशनल इनिशिएटिव है। तो ये साइंस और विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ नहीं मामला है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्रौढ़ साक्षरताम यानी किसकी बात की जा रही है, एडल्ट लिटरेसी की बात की जा रही है। प्रौढ़ यानी कि जो किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसकी बात कर रहा है। तो निपुण भारत मिशन तो कक्षा 3 तक के बच्चों की बात करता है। कक्षा 3 का बच्चा किस एज का होगा, 6 साल का होगा तब वो 1 में जाएगा, और 7 साल का होगा तब वो 8 में जाएगा, 7 साल का होगा तब 2 में जाएगा, और 8 साल का होगा तब वो 3 में जाएगा। 8 साल का बच्चा है तो वो प्रौढ़ावस्था में नहीं है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा विकल्प देखिए, मातृभाषा आधारित शिक्षा संवर्धनाएं राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी कि एक नेशनल प्रोग्राम बताया जा रहा है जो कि मदर टंग बेस्ड एजुकेशन की बात करता है। तो यहाँ पर इसकी भी निपुण भारत इसका व्याख्या नहीं किया है, इस प्रकार से नहीं किया है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बाल विद्यार्थीषु पठनम यानी कि बेसिक लिटरेसी की जो बात मैंने बताई थी जिसमें पढ़ना और लिखना बच्चे को आ जाए उसकी बात की जा रही है। अंक ज्ञानम यानी कि बेसिक न्यूमरेसी की बात की जा रही है जिसमें बच्चे को अंकों का ज्ञान हो जाए। संवर्धनाएं भारत सर्वकारस्य कार्यक्रम, यानी कि ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे रीडिंग और बेसिक न्यूमरेसी है उसमें डेवलप किया जा सके, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।